आप सभी को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड योजना को आज वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स असंवैधानिक, यानी लीगल रूप से यह असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी यह सही नहीं है। अब यह नहीं चलेगा, यानी इस बॉन्ड का आप इस्तेमाल ना ही कोई कॉरपोरेशन, ना ही कोई इंडिविजुअल कर सकते हैं और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे एक्चुअली सबसे पहले यह इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, यानी चुनावी बॉन्ड क्या है। दूसरी बात कि इस बॉन्ड को इस उच्चतम न्यायालय में किसने चैलेंज किया और क्यों चैलेंज किया। उसके बाद देखेंगे कि यह जो बॉन्ड है यह असंवैधानिक बताया गया है या सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया इसको असंवैधानिक बताने का, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने का, है ना। जो संविधान का बहुत सा आर्टिकल जैसे 14, 19, 1A, ये सारी चीज ही इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉलिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, 5 जज का बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो कि पूरी सहमति से अनएनिमियस जजमेंट है क्या कि यह जो लीगलिटी यानी कानूनी रूप से यह इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इसको होल्ड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर। 5 जज के जो बेंच थे उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावे संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला, मनोज मिश्रा, ये लोग भी इसमें हैं। ये लोग सारे लोग जजमेंट 2 नवंबर को रिजर्व कर रखे थे। आज 15 फरवरी 2024 को इन्होंने यह फैसला सुनाया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड योजना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इस योजना का सबसे पहले उल्लेख है यूनियन बजट स्पीच 2017 में। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली। उन्होंने इसका सबसे पहला उल्लेख किया इस बजट में। उन्होंने बोला कि चूंकि अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग आती है, जो भी राजनीतिक दल है उनको पैसा आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी पारदर्शिता नहीं है उसमें। इसके लिए यह बॉन्ड हम लाने जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी फंड ले रहे हैं वह मोस्टली फंड जो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वह कैश में है और किसी को पता नहीं है कि कौन उनको डोनेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, यानी ब्लैक मनी को भी रोकने के लिए यह चलाया जाएगा। यह मेंशन किया गया कब? अरुण जेटली साहब इन 2017। अब इस बॉन्ड क्या कहता है, देखिए, यह बॉन्ड किसी भी कॉरपोरेशन, कंपनी या कोई इंडिविजुअल को यह अलाउ करता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वह चाहे जितना चाहे पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अनएनिमसली डोनेट, है ना। कैसे? पहले तो कैश होता था, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेंगे यार, और इस बॉन्ड को केवल एकमात्र बैंक जारी करेगा। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बॉन्ड एक पेपर होता, वह जितना भी देना चाहे, मान लीजिए 50,000 देना चाहे तो उस 50,000 का बॉन्ड आप खरीद लीजिए, वहां जमा करा दीजिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को या आपका पैसा चला जाएगा। दूसरी बात कि अगर 15 दिन के अंदर में वह पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को इन कैश नहीं कराया तो वह बॉन्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। आया बात समझ में? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरा मकसद था कि ब्लैक मनी को रोका जाए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब कैश को हटाकर बॉन्ड खरीदिए, SBI से बॉन्ड खरीदिए और उस बॉन्ड के माध्यम से पैसे जाएंगे। अब यहां पे होगा कि जो पैसे दे रहे हैं उनका नाम कोई नहीं जान रहा है ना, चूंकि अनएनिमसली है, वह डिस्क्लोज कभी नहीं किया जाएगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी ले रहे हैं इनसे पैसा, उनको तो पता है कि कौन दे रहा है पैसा, है ना। अगर 15 दिन के अंदर में या पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। ये रहा
चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसको चैलेंज क्यों किया गया। देखिए, मेनली यह चैलेंज 3 है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनजीओ है, एक कॉमन कॉज है, एक एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये 3 आदमी चैलेंज किए इसको सुप्रीम कोर्ट में। और 2 वकील थे, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल। प्रशांत भूषण का दलील था कि जो भी आदमी बॉन्ड दे रहा, पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर पैसा ले रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आ रहा है, इसको जानने का पूरे सिटीजन को अधिकार है। क्यों? चूंकि उसको वोट देकर पूरे सिटीजन वोट देते हैं पार्टीज को, है ना। उनका कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज को जानने का अधिकार पार्टीज को भी है, जानने का अधिकार पार्टीज के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, जो जिसको वो वोट देते हैं, है ना। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि लगभग 23 लाख इंडिया में कंपनी है जो रजिस्टर्ड कंपनी है। अब वह कंपनी कितना पैसा दे रहा है इस मेथड को यूज करके, यह क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जान सकता है? नहीं जान सकता ना अभी, क्योंकि वह डिस्क्लोज ही नहीं होता। क्लियर। दूसरी बात कि यह जो पैसा कोई कंपनी दे रहा है, ऑफ कोर्स वह रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में ही देगा, है ना। इसके बाद कपिल सिब्बल ने बोले कि अगर कोई कंपनी पैसा दे रहा है तो उसके जो भी स्टेक होल्डर है उसको जानने का अधिकार है कि मेरा कंपनी ये पैसा कहां दे रहा है। यानी कंपनी अपने ड्यूटी से यहां मुकर रहा है अपने स्टेक होल्डर से, जो भी उनका शेयर होल्डर है उनसे। आ रहा बात समझ में? 3 चीज पे ग्राउंड किया गया। पहला कि राइट टू इंफॉर्मेशन सबको पता होना चाहिए। दूसरा कि जो भी कंपनी दे रहे हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए। चौथा कि वह रूलिंग पार्टी के फेवर में है। और अगला क्या कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर के साथ धोखा दे रहा है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है यह 4 इशू लिस्टेड किया इस सारी चीजें से, और वो सबका जवाब दिया, और इस वर्डिक्ट में सबका जवाब दिया। देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है? जो राइट टू इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है कि किसी भी चीज को जानने का अधिकार है एज ए सिटीजन, जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है, क्या ये इसको छीनता है? क्लियर। सुप्रीम कोर्ट क्या यह इस इशू का सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया जा रहा है उसकी जानकारी एकदम जरूरी है वोटिंग प्रोसेस के लिए। क्लियर। वोटिंग के लिए जरूरी है, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो आर्थिक असमानता है ना, वह कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है राजनीतिक असमानता को। चूंकि अभी के समय में मनी और पॉलिटिक्स दोनों के बीच में एसोसिएशन है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितना मनी होगा ना, वह उतना वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी यह एक क्लोज डीप एसोसिएशन है पैसा और राजनीति के अंतर्गत, राजनीति में तो हुआ ना। या अगर इकोनॉमिक आर्थिक असमानता, तो वह राजनीतिक असमानता को बढ़ाएगा, है ना। दूसरी बात कि जो मनी है वह लेजिस्लेचर को इनहेंस करता है ना। और दूसरी बात क्या, वह दोनों म्यूचुअल अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर पैसा देता है किसी रूलिंग पार्टी को, तो रूलिंग पार्टी को तो पता है, तो वो भी इसके फेवर करेंगे, उनको लीज दिलाएंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, ये सारे चीज दिलाएंगे, है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यह राइट टू जो इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज को जानने का अधिकार, इसको यह वायलेट करता है। और यह जो राइट टू जो जानने का अधिकार है 19(1)(a) में, जो कि हमको किसी भी बोलने का और किसी चीज को एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है, यह इसको वायलेट करता है। इसीलिए यह असंवैधानिक है। जवाब मिल गया? क्लियर। चूंकि यह अनएनिमसली है ना, बिना जानकारी के बॉन्ड चल रहा। दूसरा इशू उन्होंने उठाया कि जो बताया गया था कि इसका मेन मकसद है ब्लैक मनी को रोकना,
है ना, पहले कैश में होता था, ब्लैक मनी को रोकना। तो एक बात बताइए, यह जो इशू है, जो क्या ब्लैक मनी को रोकने के लिए आप किसी को फंडामेंटल राइट जो है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज को जानने का अधिकार को रोक सकते हैं कि ब्लैक मनी हम कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं जानकारी देंगे? तो राइट टू इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल केवल और केवल रोका जा सकता है उसी के अगले आर्टिकल 92 के तहत, जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, जिसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहा गया। यानी यह सब कंडीशन के तहत इसको रोका जा सकता है, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है इस आर्टिकल के तहत, जैसे देश हित में हो गया, है ना। तो ये रोका जा सकता है, इसके अलावे किसी तरह नहीं रोका जा सकता। ब्लैक मनी के चलते इसको राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं रोक सकते हैं। क्लियर? अगर इन केस आपको रोकना है, क्योंकि दोनों जरूरी है, अगर ब्लैक मनी भी देश के हित के लिए जरूरी है और आरटीआई भी देश के लिए हित के जरूरी है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टा स्वामी, एक केस था जो 2017 में ही आया था, उन्होंने बोला कि उसके लिए अनुपातिक टेस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर दो अधिकार है, दोनों जरूरी है, तो देखना पड़ेगा, 3 गो लॉ है कि कौन सा अधिकार अगर ज्यादा जरूरी है तो उसको कीजिए, इसको हटाइए। अब 3 टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रखा, उसमें भी फेल कर गया। देखिए, फर्स्ट टेस्ट है, क्या यह जो लॉ बनाया गया, यह जो स्कीम लाया गया, यह क्या केवल इसी के लिए लाया गया कि ब्लैक मनी को रोका जाए? नहीं। यह जो स्कीम लाया गया, सबसे पहले फाइनेंस एक्ट के तहत लाया गया। फाइनेंस एक्ट लाने के लिए इनकम टैक्स में बहुत सारा संशोधन किया गया, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया गया, तब यह स्कीम लाया गया। तो ये तो केवल इसके लिए नहीं लाया गया, ब्लैक मनी के लिए। तो अभी भारी कौन पड़ेगा? आरटीई भारी पड़ेगा, है ना। इस टेस्ट में फेल कर गया। दूसरा टेस्ट है, ये क्या जो भी लॉ लाया गया, क्या यह स्टेट इंटरेस्ट को, यानी देश के इंटरेस्ट को शो करता है? नहीं शो करता, देश सिटीजन से बनता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार सुप्रीम है। और दूसरी बात, केवल इसके लिए आप नहीं लाए, इतने सारे काम करने के बाद लाए, ये भी फेल कर गया। तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को आप छीन सकते हैं। छीनने के बाद क्या जो ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या वह अचीव आप कर पाए? इसमें भी फेल कर गए, इसमें भी फेल कर गए। तो लास्ट में बोला गया कि नहीं, यह ब्लैक मनी के ऊपर है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तीसरा इशू देखते हैं। तीसरा इशू है कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका इंफ्रिजमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन को रोकना, क्या डोनर के प्राइवेसी के बराबर है? यानी अब यहां भी दो है, यहां भी जो भी डोनर पैसे दे रहे हैं उनकी भी एक प्राइवेसी होगी ना। क्यों उसकी प्राइवेसी को आप हनन करें? मान लीजिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एबीसीडी को 50 लाख रुपया दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में कोई जाने, जबकि दूसरी तरफ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार है हर किसी को, है ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको विचार किया कि क्या राइट, किसी आदमी सब जानने का अधिकार, क्या किसी जो डोनर है, जो पैसे दे रहा है, उनके प्राइवेसी के अधिकार से बड़ा है या छोटा है? इसको उन्होंने बोला कि देखिए, किसी भी डोनर का प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार जो है, उसमें इंक्लूड है उस सिटीजन का पॉलिटिकल एफिलिएशन। ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है जो, मान लीजिए किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए 10 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। यहां पे इनका है कि भैया हमको किसी को जानना नहीं चाहिए, लेकिन यह जो एक्स पॉलिटिकल पार्टी है वो तो जान गए कि यह मेरे फेवर में है ना। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप फाइनेंशियली कुछ योगदान कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, उसको दे रहे हैं, तो कहां आपका निजता का अधिकार रहा? आ रहा बात समझ में?
और पुट्टा स्वामी जजमेंट में ही बोला गया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी किसी भी चीज को जानने का अधिकार के अंतर्गत ही आता है उसका अपना राजनीतिक एफिलिएशन, यानी किस राजनीतिक पार्टी को वह जानता है, इसको भी प्राइवेसी के अंदर रखा गया, इसको भी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रखा गया। यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं तो एक्चुअली दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, उस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि आप कुछ से चाहते हैं, उसके बदले में कुछ चाहते हैं, तभी तो सपोर्ट करेंगे। तो यहां राइट टू इंफॉर्मेशन तो जस्टिफाई हुआ ना, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन तो जस्टिफाई हुआ यहां पे, है ना। चौथा इशू देखिए, चौथा इशू है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई आदमी अगर किसी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करता है, क्या वो अनलिमिटेड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ऑफ कोर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वह कंपनी जो पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करेगा वो अपने फेवर में काम करवाएगा, है ना, वह जो कंपनी अपने फेवर में काम करवाएगा। इंडिविजुअल की अपेक्षा की तब एक आदमी उतना पैसा नहीं दे सकता ना जितना कंपनी दे सकता है। दूसरी बात कि कोई कंपनी जो पैसा देगा वो प्योरली बिजनेस होगा। अगर वह 10 लाख रुपया दे रहा है तो गवर्नमेंट से कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहेगा कि वह 20 लाख रुपया कमाए, उसको बेटर रिटर्न हो, तभी वो देगा उसको। क्लियर? तो ये चारों टेस्ट में फेल होने के बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। यानी अब एसबीआई इसको जारी करना बंद कर देंगे और पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग इस मीडियम से अब नहीं होगा। अब कौन सा मीडियम से होगा अब आगे देखेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह पीडीएफ, डिटेल्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।